सुंदरगढ़ राज्य में सूरजभान नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था, जिससे उसकी प्रजा बहुत ही सुखी और संतुष्ट थी। राजा सूरजभान का एक ही बेटा था, जिसका नाम था उदयभान। वैसे राजकुमार उदयभान बहुत ही समझदार था, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। वह जिस बात पर अड़ जाता तो फिर उस बात को मनवाकर ही दम लेता था। एक दिन राजकुमार उदयभान अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ उसे बहुत प्यास लगी तो वे इधर उधर देखने लगा। करीब ही उसे एक बस्ती नजर आई तो उसने अपने घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ लिया। वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि यह तो धोबियों की बस्ती है, जहाँ कपड़े धोए जाते हैं। वहाँ के मकानों को देखने लगा तो राजकुमार उदयभान की नजर एक घर पर गई, जिसके आंगन में खड़ी एक लड़की अपने गीले बाल सुखा रही थी। राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वे बहुत रूपवान थी। राजकुमार उदयभान को ऐसा लगा कि जैसे कोई परी आसमान से उतरकर उसके सामने खड़ी है। जैसे ही उस लड़की की नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे सर पर दुपट्टा लेती हुई वहां से चली गई। राजकुमार को एक धोबी की बेटी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उस वक्त राजकुमार के साथी भी वहां आ पहुँचे और वे महल की तरफ रवाना हो गए। राजकुमार उदयभान महल वापस तो आ गया, लेकिन अपनी जिद्दी आदत की वजह से वे आते ही जिद करने लगा कि वे शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, वरना करेगा ही नहीं। जब राजा सूरजभान तक यह बात पहुंची तो उन्होंने राजकुमार को समझाते हुए कहा, बेटा, यह तो संभव नहीं है कि एक धोबी की बेटी इस राजमहल की बहू बने। तो राजकुमार कहने लगा, मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। राजा सूरजभान आज तक राजकुमार की हर जिद को मानता आया था, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। राजा सूरजभान को अपने राज्य और अपनी इज्जत का भी ख्याल था। कई दिनों तक यह बहस इसी तरह चलती रही और आखिरकार राजा सूरजभान ने बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर धोबी के घर संदेशा भिजवाया कि राजा सूरजभान उनसे बात करना चाहते हैं। फिर राजा सूरजभान ने अपने महामंत्री को बुलवाया और उसके साथ इस विषय में विचार विमर्श करने लगे। महामंत्री बहुत समझदार था। वह कहने लगा, महाराज, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, राजा की बहुत सी रानियां होती है। अगर राजकुमार उदयभान की यही जिद है कि वे एक धोबी की लड़की से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। वह भी राजमहल के किसी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजकुमार अभी जवान है, उनकी बात को मान लेना ही ठीक रहेगा। राजा सूरजभान को यह बात समझ आ गई। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों तक धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। उसे अपने आप समझ आ जाएगा कि वह धोबी की लड़की उसके काबिल नहीं है। उधर जब धोबी के घर राजा का यह संदेश पहुंचा तो धोबी और उसकी पत्नी सुनकर ही कांपने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई जो राजा ने हमें अपने दरबार में बुलवाया है। वे डरते डरते कांपते कांपते राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उन्हें बताया कि हमारा बेटा राजकुमार उदयभान आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजकुमार आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है और उसकी यह जिद है कि वह सिर्फ आपकी बेटी से ही विवाह करेगा। तो इस बारे में आप दोनों का क्या विचार है? धोबी कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, हम ये बात अपनी बेटी से पूछकर आपको बताएंगे। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक धोबी और उसकी यह हिम्मत कि वह मुझे इस तरह अपनी बेटी का नाम लेकर टाले। राजा कहने लगा, ठीक है, अपनी बेटी से सलाह मशवरा कर लो, लेकिन हमें ना सुनने की आदत नहीं है।
वरना तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। धोबी और उसकी पत्नी घर वापस आए। उन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बताई कि राजा ने उन्हें क्या कहा और राजकुमार उसे बहुत पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है। उनकी बेटी कहने लगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान मेरी वजह से किसी खतरे में पड़े, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। अगर राजकुमार मेरी वो 4 शर्तें मान लेते हैं तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। धोबी और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी आखिर तुम्हारी शर्तें क्या है? तुम एक धोबी की बेटी हो, तुम्हें इस तरह राजकुमार के सामने शर्तें रखना महंगा पड़ सकता है। लेकिन लड़की कहने लगी, हम अपनी ये 4 शर्तें केवल राजकुमार को ही बताएंगे। अगर उन्हें ये बात मंजूर है तो आकर हमसे मिल लें और शर्तें सुन लें। अगर उन्हें हमारी ये शर्तें मंजूर हो तो हम शादी के लिए तैयार हैं, वरना हमारी तरफ से ना है। दूसरे दिन धोबी और उसकी पत्नी फिर से राजा के पास गए और अपनी बेटी का संदेश पहुंचा दिया। राजा ने फौरन राजकुमार उदयभान को बुलाया और कहने लगे, आपकी होने वाली रानी तो अभी से शर्तें लगा रही हैं। क्या आप ये शर्तें सुनना मंजूर करेंगे? राजकुमार कहने लगा, हाँ, हम जरूर जाएंगे और देखेंगे कि वह क्या शर्तें रखना चाहती हैं। आखिरकार हम भी तो देखें, एक धोबी की बेटी में इतनी अकड़ और घमंड कहाँ से आया है। ये कहते हुए राजकुमार धोबी और उसकी पत्नी के साथ उनके गरीब खाने पहुँच गया, जो कि एक बहुत छोटा सा मकान था। नीचे के कमरे में धोबी और उसकी पत्नी रहते थे, जबकि ऊपर का कमरा लड़की के लिए था। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो कमरे में एक तरफ वह लड़की नकाब पहने बैठ गई और दूसरी तरफ राजकुमार बैठ गया। राजकुमार उदयभान कहता है, कहिए आपकी क्या 4 शर्तें हैं? हम आपकी शर्तें सुनने आए हैं। लड़की बोली, हमारी पहली शर्त यह है कि हम आपके साथ रात नहीं गुजारेंगे। मैं सुबह के वक्त महल आया करूंगी और रात होते ही वापस अपने माता पिता के घर आ जाया करूंगी। पहले तो राजकुमार को उसकी शर्त सुनकर बहुत गुस्सा आया, फिर सोचने लगा, यह तो बाद की बातें हैं। यह धोबी की बेटी क्या और ऐसी शर्त क्या? 2 दिन महल में रहेगी तो उसे वहाँ की आदत हो जाएगी। फिर यह कहाँ एक महल छोड़कर एक कुटिया में आना पसंद करेगी। इसलिए राजकुमार बोला, मुझे मंजूर है। लड़की फिर बोली, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे बात करने या हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सुनकर राजकुमार को बहुत हंसी आई और फिर मन में सोचने लगा, यह तो सब कुछ बाद में हो ही जाएगा। उसने लड़की से कहा, ठीक है, हमें यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और मैं महल से पानी तक नहीं पीऊंगी और ना ही मुझे मजबूर किया जाएगा। यह सुनकर भी राजकुमार को हंसी आई। वह सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है। दिन भर महल में रहेगी, यह कैसे संभव है कि पानी भी न पिए? जब प्यास लगेगी तो अपने आप पानी पी लेगी। फिर उसने लड़की से कहा, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और हमारी चौथी शर्त यह है कि अगर आप कभी भी मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं दोबारा कभी भी महल नहीं आऊंगी। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है, कहने की बातें हैं, यह सब तो बाद में होता ही रहेगा। राजकुमार ने कहा, हमें आपकी 4 शर्तें मंजूर है। लड़की कहने लगी, तो ठीक है, फिर शादी की तैयारियां करो। राजकुमार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद राजकुमार उदयभान और धोबी की लड़की की शादी हो गई। लड़की के माता पिता ने उसे विदा किया। शादी के बाद वे लड़की दुल्हन के कपड़ों में बड़ा सा घूंघट डाले महल पहुंची। घूंघट में उसका मुंह
पूरी तरह छिपा हुआ था। फिर राजकुमार के साथ महल में उसके कक्ष में पहुंची, पर उसके बिस्तर पर बैठने की बजाय एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। राजा और रानी तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थे और वे शादी में शामिल नहीं हुए थे। बस राजकुमार उदयभान की एक दासी थी जो उनकी जी हजूरी कर रही थी। दिन इसी तरह गुजरता रहा और जैसे ही शाम हुई, दासी ने आकर सूचना दी कि बग्गी तैयार है। दुल्हन उठी, बग्गी में बैठी और वापस चली गई। दूसरे दिन भी दुल्हन वही कपड़े पहने वापस आई, उसी कुर्सी पर बैठी रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और शाम होते ही वापस चली गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। राजकुमार अब बहुत परेशान रहने लगा। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी रातों की नींद गवा दी थी, अपने पिता को नाराज किया था और अपनी इज्जत और दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह चेहरा अब उसे अपने महल में देखने को नहीं मिल रहा था। रोज का यही नियम था कि दुल्हन इन्हीं कपड़ों में आती, उसी कुर्सी पर बैठती, ना कुछ खाती ना कुछ पीती, चुपचाप बैठी रहती और शाम होते ही बग्गी में बैठकर वापस चली जाती। महल के लोगों में भी बातें बनना शुरू हो गई और हर तरफ अजीब तरह की बातें होने लगी। यह सब कुछ राजकुमार की नजरों में था, लेकिन वे अपनी शर्तों के बंधन में था। वह मजबूर था और अपनी कोई शर्त भी पार नहीं कर सकता था। एक दिन राजकुमार ने धोबी को अपने महल में बुलाया और कहा, अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? हम यहाँ के राजकुमार हैं। हमारे पिता और हम पर बातें होना शुरू हो गई है। यह सुनकर धोबी ने जवाब दिया, हुजूर, जान की सलामती दें तो मैं कुछ कहूँ? राजकुमार बोला, ठीक है, कहो। धोबी बोला, दरअसल वह हमारी बेटी नहीं है। कुछ समय पहले वे हमारे घर आई थी और कहने लगी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। हमें वे लड़की बहुत पसंद आई थी। वे सीधी सादी और बहुत सुंदर भी थी। हमारी कोई संतान भी नहीं थी। मेरी पत्नी भी कहने लगी, यह जवान लड़की कहाँ जाएगी? इसकी जान और इज्जत को भी खतरा है। हमने सोचा कि एक दिन तो हमें मरना ही है। मरने के बाद हम अपने ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे कि एक लड़की हमारे दरवाजे पर चलकर आई थी और हम उसे शरण भी न दे सके। मेरे घर में कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मैं एक बेटी और एक औरत की इज्जत करना अच्छे से जानता था। लड़की ने कहा, मुझे ऊपर का कमरा दे दीजिए और किसी को भी इस बारे में नहीं बताना। मेरी पत्नी ने उसकी बात मान ली। हमारे घर का ऊपर का कमरा वैसे ही खाली था। बारिश के मौसम में हम वहाँ कपड़े सुखाने के लिए डाल देते थे। वह कमरा हमने इस लड़की के लिए खाली कर दिया और कुछ दिन बाद उसकी एक सेविका भी उसके साथ आकर रहने लगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं कि वे क्या खाती है, क्या पहनती है, कहाँ से आती है या कहाँ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि वे मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है और मेरी पत्नी की बातें बड़े ध्यान से सुनती है। मेरी पत्नी भी उसे बेटी की तरह प्यार करती है। उस पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें जो उसने कहा हमने वही किया। आपने हमें जो संदेश दिया वे हमने उस तक पहुंचा दिया। हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। मेरी पत्नी और मुझे माफ कर दें। यह कहकर धोबी वहाँ से चला गया। लेकिन राजकुमार अजीबोगरीब परेशानी में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मामला क्या है। अब उसके सामने एक नया राज खुल चुका था। वे बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि जिस लड़की को वे जानता तक नहीं था, जिसे वे अब तक धोबी की बेटी समझ रहा था, वह तो उनकी बेटी थी ही नहीं। राजकुमार ने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना
शिकार खेलने जाना सब कुछ बंद कर दिया था। जिस चेहरे से उसे प्यार था वह अब उसके करीब था, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता था। अब राजकुमार परेशान रहने लगा और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वह लड़की रोज दुल्हन के लिबास में आकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती, ना कुछ खाती ना कुछ पीती, और शाम होती ही बग्गी में बैठकर वापस चली जाती। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन राजकुमार ने तंग आकर महल छोड़कर जाने का फैसला किया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि अगर मेरे पिता मेरे बारे में पूछें तो कहना कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार एक जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है और उसकी मंजिल क्या है। जंगल में पहुंचकर राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पिछली बातों को याद करके परेशान होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। रात होने लगी तो राजकुमार को अपने रहने की चिंता होने लगी। वह घर की तलाश करने लगा जहाँ वे रात गुजार सके। रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। राजकुमार काफी चलने के बाद एक घर के पास पहुँचा जहाँ से रोशनी आ रही थी। राजकुमार ने उस घर में प्रवेश किया। अंदर जाकर राजकुमार ने देखा कि एक महात्मा जी वहाँ बैठे हुए ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर काफी तेज था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे ईश्वर भक्ति में लीन है। राजकुमार उसी जगह बैठ गया और रात गुजार दी। जैसे ही सुबह हुई राजकुमार जाग गया और उसने देखा कि वे महात्मा जी अभी भी वहीं ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजकुमार उठा और घर की सफाई करने लगा। वह जंगल से फल फूल खाता, नदी से पानी पीता और इसी तरह दिन गुजारने लगा। कुछ दिन बाद जब उन महात्मा ने आंखें खोली और राजकुमार को देखा तो कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो राजा के बेटे हो, यहाँ क्यों आए हो? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम जंगलों में भटक रहे हो? ये सुनते ही राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी पूरी कहानी उन महात्मा जी को कह सुनाई। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी सी राख देता हूँ। जब तुम इसे अपने माथे पर लगा लोगे तो किसी को भी नजर नहीं आओगे। हो सकता है कि इस तरह तुम्हारी यह समस्या हल हो जाए। तुम ये जान सकोगे कि वे लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जाती है, क्या खाती है और क्या पीती है। लेकिन ख्याल रहे कि यह बात तुमने किसी को भी नहीं बतानी है। राजकुमार ने कहा, ऐसा ही होगा महात्मा जी। फिर उसने महात्मा जी से राख ली और उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। फिर वह महात्मा जी से विदा लेकर अपने महल वापस लौट गया। जब वह महल वापस पहुंचा तो दासी ने उसका स्वागत किया और पूछा, राजकुमार आप इतने दिन कहाँ थे? राजा और रानी आपके बारे में बार बार पूछते थे, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि आप जरूरी काम से बाहर गए हैं। राजकुमार की नजर उस लड़की पर पड़ी। वह वैसे ही दुल्हन के कपड़ों में उसी कुर्सी पर बैठी थी। राजकुमार ने पूछा कि क्या मेरे पीछे यह रोज आती थी और शाम को वापस चली जाती थी और महल में कुछ नहीं खाती पीती थी? दासी ने जवाब दिया, जी हाँ राजकुमार, बिल्कुल ऐसा ही था। आपके जाने के बाद भी यही सब चलता रहा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन जब शाम को इस लड़के के जाने का वक्त हो जाए तो तुम मुझे जगा देना। दासी ने कहा, ठीक है राजकुमार, ऐसा ही होगा। शाम को दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने राख अपने माथे पर लगाई और गायब होकर उस लड़की का पीछा करने लगा।
सुबह होने से पहले राजकुमार वापस महल में पहुंच गया। दासी से कहने लगा, दासी मैं सोने जा रहा हूँ। जैसे ही वे लड़की इस कुर्सी पर आकर बैठे तो तुम मुझे जगा देना और कहना कि राजकुमार उठ जाओ। अगर मैं ना जागूं तो तुम्हें जोर देना है और फिर मेरे देर से जागने का कारण पूछना है। अगर मैं ना बताऊं तो तुम्हें इस पर जोर देना है और मुझसे अपनी बात मनवानी है। दासी समझ गई कि राजकुमार अब अपनी जिद पर अड़ा है और वह इस लड़की को सीधा करने के लिए कोई न कोई तरीका अपना रहा है। कुछ देर बाद वह लड़की आई और कुर्सी पर बैठ गई। दासी ने जब देखा कि लड़की कुर्सी पर बैठ चुकी है तो वह राजकुमार की तरफ गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। राजकुमार गुस्से से बोला, दासी तुम्हें क्या हो गया है? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था और तुमने मुझे जगाकर मेरा सपना तुड़वा दिया, मेरी नींद भी खराब कर दी। दासी ने कहा, राजकुमार आप क्या सपना देख रहे थे? राजकुमार बोला, छोड़ो मैं नहीं बताना चाहता। मगर दासी ने जिद की, नहीं नहीं आप मुझे बताइए कि आप क्या सपना देख रहे थे। राजकुमार कुछ देर तक टालता रहा, फिर बोला, ठीक है अगर तुम जिद करती हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन यह बात राजा और रानी तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ये हमारे बीच रहनी चाहिए। दासी ने सर हिलाकर कहा, ठीक है यह बात हम दोनों में ही रहेगी। राजकुमार बोला, मैंने सपने में देखा कि जब ये धोबी की लड़की कल रात बग्गी में बैठकर वापस जा रही थी तो हम भी इसके साथ बग्गी में बैठ गए। ये सुनकर दासी हंसने लगी और कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? आप और इसके साथ बग्गी में बैठ गए? राजकुमार बोला, यह तो हमारी इच्छा थी, हम हकीकत की बात तो नहीं कर रहे। दासी बोली, अच्छा मैं भूल गई थी, आपने फिर क्या देखा? राजकुमार ने कहा, हम इसके साथ बग्गी में बैठकर इसके घर तक पहुँचे और वहाँ हमने देखा कि वे हमेशा जिन कपड़ों में यहाँ आती है उसने वे कपड़े उतार दिए और अप्सराओं जैसे कपड़े पहन लिए। फिर वे अपनी सेविका से बोली, हमें भूख लगी है, खाना ले आओ। उसकी सेविका बाहर गई और आसमान की तरफ दोनों हाथ ऊपर किए। तभी मैंने एक थाल आसमान से उतरते हुए देखा। सेविका ने कुछ खाना अपने लिए रखा और बाकी खाना उसे दे दिया। हमें भी बहुत भूख लगी थी और हमने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई और खाना खत्म हो गया। उसने सेविका को बुलाया और कहा, क्या हो गया है आज? मेरा पेट भरा नहीं और खाना खत्म हो गया। आज खाना क्यों कम था? सेविका ने कहा, खाना तो उतना ही था जितना रोज होता है। सेविका ने कहा, कहीं आज आपने राजकुमार से बात तो नहीं की थी या कोई ऐसी बात हुई है कि आप अपने होश खो बैठी हो? यह सुनकर लड़की ने उस सेविका को बहुत डांटा और कहा, तुम तो जानती ही हो कि हम किस कारण से मजबूर हैं, इस तरह हमारा मजाक ना उड़ाओ, हमने किसी से कोई बात नहीं की। दासी बोली, अच्छा राजकुमार इसके बाद क्या हुआ? राजकुमार बोला, हमने देखा कि कुछ देर बाद वह सेविका वापस आई और इस धोबी की बेटी को तैयार करने लगी, जो हमेशा बड़ा सा घूंघट डाले बैठी रहती थी। तैयार होने के बाद वे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इतनी सुंदर लड़की को देखकर हम तो अपना होश ही खो बैठे। फिर वे तैयार होने के बाद छत के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। वहाँ एक उड़न खटोला आया, वे उसमें सवार हो गई। हम आश्चर्य से देखने लगे क्योंकि हम पूरा मामला जानना चाहते थे। हमने भी उस उड़न खटोले को पकड़ लिया। उड़न खटोला सितारों के बीच से होता हुआ एक जगह रुका जहाँ पर बहुत खूबसूरत परियां थी। वहाँ की दुनिया ही अलग थी। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि एक बड़ा सा बाजार सजा हुआ था।
और एक बहुत ही सुंदर युवक सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके सामने सभी परियां बारी बारी से आकर नाच दिखा रही थी और उपहार ले रही थी। धोबी की लड़की के वहां पहुंचते ही सब परियों ने उसे झुककर प्रणाम किया, जैसे कि वो उनकी रानी हो। उसे देखकर वहां बैठे उस युवक की आंखों में चमक आ गई और वे कहने लगा, अब तुम्हारी बारी है, तुम समय पर ही पहुंची हो। फिर उसने भी नाचना शुरू कर दिया। उसे नाचता देखकर उस युवक की आंखों में चमक आ गई और उसने बहुत कीमती अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उसे थमा दी। वह नाचने में इतनी व्यस्त थी कि उसने वह अंगूठी ढोली की तरफ फेंक दी। ढोली ने वह अंगूठी उठाकर अपने पास संभाल कर रख ली। मैं भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था। वह अंगूठी मैंने ढोली की जेब से निकाल ली और अपने पास रख ली। नाचने के बाद कुछ देर तक वह धोबी की लड़की आराम करती रही और फिर उस युवक के कहने पर उसने दोबारा से नाचना शुरू किया। इस बार भी वह युवक बहुत खुश हुआ। उसने एक कीमती रेशमी रुमाल उसकी तरफ फेंका। उसने वह रुमाल उठाया, सबको दिखाया और फिर से ढोली की तरफ फेंक दिया। फिर रुमाल भी उठाकर मैंने अपने पास रख लिया। दासी बहुत गौर से यह सब कुछ सुन रही थी और पास बैठी लड़की का घूंघट कुछ सरकना शुरू हो गया था। राजकुमार ने नजरें चुराकर लड़की की तरफ देखा। उसका घूंघट जरा सरकना शुरू हो गया था, लेकिन राजकुमार और दासी ने यह जाहिर किया कि वे उसकी मौजूदगी से बेखबर हैं और अपनी बातों में मस्त हैं। दासी कहने लगी, अच्छा, वह अंगूठी और रुमाल मुझे तो दिखाइए। राजकुमार कहने लगा, तुम कैसी बातें करती हो, वह तो सपना था। जैसे ही दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डाला तो उसे रुमाल और अंगूठी मिल गए। दासी कहने लगी, कहीं वह रुमाल और अंगूठी ये तो नहीं है। यह देखकर राजकुमार कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सपने की बातें भी सच हो जाती हैं। यही तो थी वह अंगूठी, यही तो था वह रुमाल। अब लड़की पूरी तरह इन दोनों की तरफ घूम गई थी और बहुत दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी। दासी बोली, अच्छा, फिर क्या हुआ, आप वापस कैसे आए? राजकुमार बोला, अरे यह तो सपना था, बस फिर तुमने मुझे जगा दिया। दासी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, अधूरा सपना आप कैसे देख सकते हैं? आप मुझे बताइए ना, फिर क्या हुआ? बहुत देर तक जिद करने के बाद राजकुमार ने फिर से कहना शुरू किया। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से एक जश्न का माहौल बन गया। बहुत सी परियों के नाचने के बाद फिर से धोबी की बेटी के नाचने की बारी आई। वह फिर से ढोल की आवाज पर नाचने लगी और वह युवक फिर से उसका नाच देखकर खुश होने लगा। उसका नाच देखकर युवक ने खुश होकर अपने गले से एक माला उतारकर उसकी तरफ फेंक दी। वह माला भी उसने उस ढोली की तरफ फेंक दी और उसके वापस आने का वक्त हो चुका था। उसने सोचा कि कल ये चीजें आकर वापस ले लूंगी। फिर वह दोबारा से उसी उड़न खटोला में बैठकर उसी धोबी की छत पर आकर उतर गई। मैं भी उसके साथ साथ बैठा हुआ था और फिर मेरी आँख खुल गई। दासी कहने लगी, वह माला भी हमें दिखाइए। राजकुमार बोला, अरे वह तो सपना था, मैं तुम्हें माला कहाँ से दिखाऊं? दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डालकर वह माला भी निकाल ली। अब लड़की पूरी की पूरी इन दोनों की तरफ घूम गई और उसका घूंघट उतर चुका था। अब वह पहले की तरह राजकुमार की तरफ देख रही थी। वह बोली, राजकुमार, आप जान ही चुके हैं कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं परियों की रानी हूँ और यहाँ पर अपनी सजा काटने आई हूँ। राजकुमार ने कहा, अगर आप मुझे
अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दो तो हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। यह सुनकर धोबी की लड़की बोली, मैं परियों की रानी थी और इन्हीं के साथ रहती थी। वहाँ के राजा को हमारा नाच बहुत पसंद था। वह हर रोज हमारा नाच देखने के बाद ही सोने के लिए जाया करते थे। एक रात हमारी तबीयत खराब थी, लेकिन राजा ने हमेशा की तरह हमारे पास संदेशा भिजवाया कि हमारे नाच का वक्त हो चुका है। यह सुनकर हमने सेवक से कहा कि अभी हमें बहुत थकान हो रही है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, दर्द से मेरी जान निकल रही है और राजा को नाच की पड़ी है। सेवक ने राजा के पास जाकर ये सारी बातें ऐसे ही बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे सजा दी कि तुम्हें 1 साल के लिए जमीन पर फेंक दिया जाता है। तुम भूल गई हो कि यहाँ की कोई परी या उनकी रानी हमें ना नहीं कह सकती। तुमने ना की है, यहाँ के कानून को तोड़ा है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारी सजा यह है कि 1 साल के लिए तुम जमीन पर आम इंसान की तरह एक औरत की शक्ल में रहोगी। लेकिन अगर वहाँ का कोई भी पुरुष तुम्हें हाथ लगाने में या तुम्हारे करीब आने में कामयाब हो गया तो तुम हमेशा के लिए वही की होकर रह जाओगी। तुम्हें तुम्हारा पद कभी भी वापस नहीं मिलेगा। हमने राजा से बहुत विनती की, लेकिन राजा ने हमारी एक न सुनी। मेरे दोनों पर जला दिए गए और मुझे एक आम लड़की की सूरत में जमीन पर उतार दिया गया। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं एक धोबी के घर रहने लगी। धोबी भी बहुत ही नेक था, उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। वह मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे और इस तरह हमारा आमना सामना हुआ। आप मुझे पसंद कर बैठे और सच बात तो यह है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि अपनी बाकी की उम्र आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। राजकुमार उसकी ये बातें सुनकर बहुत खुश हो गया। दासी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। जल्दी ही यह खबर राजा और रानी तक भी पहुंच गई कि उनकी बहू कोई आम लड़की नहीं बल्कि परियों की रानी है। कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से राजकुमार उदयभान और धोबी की बेटी की शादी कर दी गई। इस तरह सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से राजकुमार ने अपनी बुद्धि और चतुराई से उस खूबसूरत परी को अपनी रानी बना लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।